हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी से चैप्टर 11 वाटर रिसोर्सेज। पर चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम्स जब तक खत्म नहीं हो जाते हम तब तक आपके लिए वीडियोस लेकर आएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 इंडिया वाटर रिसोर्सेज। सो वाटर की अगर हम बात करें, यू ऑल नो दैट वाटर इज लाइफ, सेव वाटर सेव लाइफ। ये सारे स्लोगन आपने सुने होंगे। क्यों? क्योंकि वाटर का उतना इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में है। एक आदमी जो है वो बिना खाने के 2 से 3 हफ्ते जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना पानी के 2 से 3 दिन भी मुश्किल पड़ते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस है वाटर का। तो यहाँ पे क्या लिखा है? देयर इज वाटर हेंस देयर इज लाइफ। पानी है इसलिए लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, और कोई भी लाइफ बिना पानी के इमेजिन नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वाटर रिसोर्सेज का हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अगर लाइफ को सस्टेन करना है तो वाटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नाउ जब उसके यूसेज की बात आती है, देखो वाटर, ड्रिंकेबल वाटर की बात करें तो वो बहुत कम है, लेकिन जब वाटर यूसेज की बात करें तो उसकी लिस्ट बहुत लंबी है। ओके, एंटायर बायोटिक वर्ल्ड यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर पर ही डिपेंडेंट है अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए। द प्रोस्पेरिटी ऑफ एनी नेशन, किसी भी नेशन की प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है उनके एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर डिपेंड करता है कि उस नेशन के पास कितना वाटर कंजर्वेशन सिस्टम अच्छा है। ओके, क्योंकि रेनफॉल तो इरेगुलर है, तो उसके बाद फिर तुम पर डिपेंड करता है कि तुम जब बारिश होती है उसके पानी को किस तरीके से स्टोर और यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। नाउ वाटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक यूज एंड इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज में भी वाटर इस्तेमाल होता है। कंस्ट्रक्शन वर्क ले लो, कोई भी सेक्टर हो, हर जगह पानी का इस्तेमाल होता है। वाटर शॉर्टेज इज बीइंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द रेट। अब वाटर की कमी क्यों हो रही है? पहला तो जिस रेट से इसका इस्तेमाल हो रहा है, दूसरा जिस क्वांटिटी में या जिस वॉल्यूम में लोग इसका यूज कर रहे हैं। अब इतनी डिमांड वाटर की क्यों बढ़ रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। एक तरफ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो वाटर की डिमांड तो सामने से बढ़ेगी, और दूसरा जो डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रीज आगे बढ़ रही हैं, उसमें भी वाटर का इस्तेमाल हो रहा है। तो वाटर की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन सामने से वाटर का सप्लाई उतना नहीं हो पाता है। ओके, विद दिस कंसिडरेशन इट इज नेसेसरी टू यूज वाटर स्पैरिंगली। अब जब हमको पता है कि डेवलपमेंट के लिए और पॉपुलेशन के लिए वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जो पानी है उसको हमको बहुत कैसे स्पैरिंगली यानी कि संभल के यूज करना पड़ेगा। वाटर इज अ लिमिटेड रिसोर्स। अब आप सोचोगे ओशन का पूरा पानी है, समंदर में इतना सारा पानी है, लेकिन वो हमारे कोई काम का नहीं है। ना उसको हम पी सकते हैं, ना वो कंस्ट्रक्शन वर्क में या इंडस्ट्रीज में काम आ सकता है। जो हम यूज कर सकते हैं वो है रिवर वाटर। ओके, तो इसलिए जो वाटर रिसोर्स है वो कैसे है? लिमिटेड है। नो अदर रिसोर्स कैन बी यूज इन इट्स प्लेस, और वाटर का कोई भी दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। एनवायरमेंट एग्जिस्ट, इट इज बिकॉज ऑफ वाटर। सो वाटर इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ लाइफ। वाटर लाइफ से सेपरेट नहीं किया जा सकता। ये जो पूरा एनवायरमेंट है, ये पूरा इकोसिस्टम पूरा एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ वाटर। नाउ सोर्सेज ऑफ वाटर। अब वाटर के यहाँ पे 3 सोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे। पहला है रेन वाटर, देन सरफेस वाटर, और तीसरा क्या है? ग्राउंड वाटर। ओके, तो देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ वाटर, याद रखना, रेन वाटर, सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर। रेन वाटर की बात करें तो इट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर, और जो बारिश का पानी है वो रिवर, लेक्स, स्ट्रीम और वेल्स में कलेक्ट होता है। सो रेन इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर, पहला हो गया। दूसरा क्या है? सरफेस वाटर। अब बारिश का पानी जो कलेक्ट हो रहा है दैट इज सरफेस वाटर। सो वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज फाउंड इन, कहाँ मिलता है सरफेस पर? तो रिवर, लेक, पॉन्ड, सी, स्ट्रीम्स, ये सब क्या हो गए? सरफेस वाटर। नाउ रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर। जब आपको ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर पूछेगा तब आपको रेन लिखना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछेगा व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर, तो सरफेस वाटर का मेन सोर्स क्या है? रिवर्स ही है। आज भी हर एक सिटी में रिवर वाटर ही सर्कुलेट होता है, घरों में वही आता है, इंडस्ट्रीज में भी ज्यादातर रिवर वाटर का ही इस्तेमाल होता है। ओके, चलो। नाउ थर्ड इज ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर कैसे इकट्ठा होता है? जब बारिश होती है तो सबसे पहले पानी जो है एब्जॉर्ब करता है ग्राउंड। अब अगर ये पूरे सीमेंट के बन जाएंगे, ये जो रोड, पक्की सड़क हम बना रहे हैं, उससे क्या होता है कि वाटर अर्थ के अंदर पर्कुलेट नहीं हो पाता है। इसलिए जो साइड में जगह छोड़ी जाती है ना, उसके थ्रू ही धीरे धीरे करके थोड़ा पानी पर्कुलेट होता है, और जिससे ग्राउंड वाटर इंक्रीज होता है। नाउ
ग्राउंड वाटर इज ऑब्टेन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द लोअर स्ट्राटा ऑफ द लैंड। लैंड का जो लोअर स्ट्राटा होता है यानी कि जो सॉइल होती है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, वो पानी धीरे धीरे जाकर ग्राउंड वाटर कलेक्ट कर देता है। द वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर इज अनलिमिटेड। सही बात है कि अर्थ के अंदर बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब किया जा सकता है, लेकिन उसको एब्जॉर्ब होने का मौका ही नहीं मिलता। हर जगह हम देखते हैं रोड्स, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से जो सॉइल की पहली लेयर है वो तो ढक जाती है, तो वाटर पर्कुलेट कहाँ से होगा। इसलिए ऐसे तो अनलिमिटेड कैपेसिटी होल्ड करता है ग्राउंड वाटर, लेकिन उसको पर्कुलेट होने का मौका ही नहीं मिलता। इन नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया देयर इज अबाउट 42% ऑफ ग्राउंड वाटर। नॉर्दर्न इंडिया में 42% ग्राउंड वाटर। इसका रीजन क्या है कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, ऊपर से गंगा रिवर भी वहां पर है, तो पानी पर्कुलेट बहुत ज्यादा हो सकता है, इसलिए 42% ग्राउंड वाटर जो है वो नॉर्दर्न प्लेन्स में दिखता है। वहीं अगर हम साउथ इंडिया में जाएं तो वेस्टर्न घाट ज्यादा है, प्लेन्स वहां पर कम है, जिसकी वजह से पानी पर्कुलेट नहीं हो पाता, तो ग्राउंड वाटर लेवल आपको सदर्न रीजन में कम देखने को मिलेगा ड्यू टू प्लेटोज एंड माउंटेन्स। यहाँ पे माउंटेन ज्यादा है और यहाँ पे प्लेन्स ज्यादा है, इस वजह से यहाँ ग्राउंड वाटर लेवल ज्यादा है और यहाँ पर कम है। क्लियर हुआ? नाउ ग्राउंड वाटर इज यूटिलाइज मैक्सिमम फॉर इरिगेशन, और ज्यादातर हम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? इरिगेशन के लिए करते हैं। सबमर्सिबल पंप, हैंड पंप, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो याद रखना कि ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस लिए होता है? तो इरिगेशन के लिए। नाउ वाटर सोर्सेज एंड इट्स यूसेज। अब वाटर को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? पहला तो इरिगेशन है, फिर दूसरा क्या आता है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो अगर हम इरिगेशन की बात करें, 84% ऑफ वाटर इन इंडिया इज यूज फॉर इरिगेशन। जितना भी हमारे पास पानी है उसका 84% कहाँ इस्तेमाल हो जाता है? इरिगेशन में, क्योंकि कुछ क्रॉप्स जो हैं उनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल देके रखा है कि अगर 1 kg वीट का प्रोडक्शन करना है तो इट रिक्वायर्स 1500 लीटर्स ऑफ वाटर। और सोचो 1 kg पैडी का प्रोडक्शन अगर करना है तो उसको 2500 लीटर्स ऑफ वाटर चाहिए। तो इतना सारा पानी एग्रीकल्चर में यूज हो जाता है। और पैडी, जूट, शुगर केन, ये सारे ऐसे क्रॉप्स हैं जो ज्यादा पानी मांगते हैं। वाटर इज बीइंग यूज्ड फॉर इरिगेशन सिंस एशियन टाइम। इन 2nd सेंचुरी द फेमस ग्रैंड एनिकट कैनाल, ये कैनाल कंस्ट्रक्ट किया गया था। 1 मार्क्स के लिए याद रखना है, क्या नाम है? ग्रैंड एनिकट कैनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर कावेरी। तो क्वेश्चन आएगा कि ग्रैंड एनिकट कैनाल कहां पर है, कौन सी रिवर पर है? तो कावेरी रिवर। देन 1882 ईयर क्या है? 1882 में ईस्टर्न यमुना कैनाल को भी कंस्ट्रक्ट किया गया। ईस्टर्न यमुना कैनाल ये कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दोनों ही 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ग्रैंड एनिकट कैनाल कावेरी, और ईस्टर्न यमुना कैनाल कहां पर? उत्तर प्रदेश। चलो, और ईयर 1882। नाउ देयर आर 3 मीडियम्स ऑफ इरिगेशन। ये भी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि हाउ मेनी मीडियम्स ऑफ इरिगेशन आर देयर? तो 3। सबसे पहला आता है वेल एंड ट्यूब वेल्स, कैनाल्स और पॉन्ड्स। नाउ इनमें से जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो है वेल एंड ट्यूब वेल्स। आपने ज्यादातर इरिगेशन में इन्हीं का इस्तेमाल देखा होगा। और ये पंप वगैरह जो हो गए, ट्यूब वेल्स, कुएं तो हर एक फील्ड में होते ही हैं, इसलिए वेल और ट्यूब वेल्स ये मेजर मीडियम है इरिगेशन के। ओके, वेल एंड ट्यूब वेल्स आर द मेजर मीडियम। ये भी अलग से 1 मार्क्स में आ जाएगा। देखो, वेल एंड ट्यूब वेल्स आर द मेजर मीडियम। फिर कैनाल एंड पॉन्ड्स कम एट 2nd एंड 3rd प्लेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेजर हो जाएगा वेल एंड ट्यूब वेल्स, दूसरे नंबर पे कैनाल्स और तीसरे पे पॉन्ड्स। क्लियर हुआ तीनों? अब ये तीनों कहाँ कहाँ ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो देखते हैं। कैनाल इरिगेशन की अगर हम बात करें तो ये ज्यादा प्रैक्टिस होता है प्लेन्स ऑफ सतलज, गंगा, यमुना, एंड ऑल्सो इन डेल्टा रीजन ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन दी ईस्टर्न प्लेन्स। तो जहां पर डेल्टा है और जहां पे देखो गंगा रिवर, जहां पे रिवर प्लेन, रिवर बेसिन और रिवर डेल्टा के रीजन पे कैनाल इरिगेशन को ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। क्लियर? दूसरा, वेल एंड ट्यूब वेल्स, ये कहाँ होते हैं? जहां पर एलुवियल प्लेन्स हैं, और एलुवियल प्लेन कहाँ है? नॉर्थ में। ठीक है, नॉर्थ में एलुवियल प्लेन्स है, पूरा गंगा प्लेन क्या एलुवियल ही है, इसलिए वहां पर वेल एंड ट्यूब वेल्स बहुत ज्यादा कॉमन मिलेंगे। फिर है इरिगेशन बाय पॉन्ड्स। इट्स प्रैक्टिस मोर इन ईस्टर्न एंड सदर्न स्टेट। देखो,
ईस्ट और सदर्न स्टेट में पॉन्ड्स के थ्रू इरिगेशन ज़्यादा होता है। उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे ग्राउंड वाटर तो इतना है नहीं, इसलिए बारिश के टाइम पे जो भी पानी कलेक्ट होता है पॉन्ड्स में वही वो इस्तेमाल करते हैं इरिगेशन में। ओके, सो कैनाल इरिगेशन याद रखना, प्लेन्स ऑफ सतलुज, गंगा और डेल्टा रीजन, वेल ट्यूबवेल्स जहाँ पर एलुवियल प्लेन्स हो, और पॉन्ड्स कहाँ पर, ईस्टर्न और सदर्न स्टेट, क्योंकि वहां पर ग्राउंड वाटर इतना नहीं होता है। इतना क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड हम इस्तेमाल करते हैं वाटर को फॉर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का मतलब होता है जैसे कि अगर आप रिवर पे डैम कंस्ट्रक्ट कर देते हो तो उसको कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले तो आसपास की जो फील्ड है उसमें इरिगेशन की तरह, दूसरा वाटर सप्लाई करना हो उसके आसपास गाँव में, ठीक है, और तीसरा वहाँ पे टर्बाइन लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी हो सकता है, इसलिए इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हम कहते हैं। मैनी लार्ज एंड स्मॉल रिवर फ्लो इन इंडिया, वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज वेरी रिच। अब इंडिया की फिजियोग्राफी ऐसी है कि हमारे पास बहुत सारी नदियां हैं। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो हिमालयन रिवर्स है हमारे पास, गंगा, यमुना, उसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र, इंदस, ये सारी नॉर्थ में रिवर्स है। फिर अगर साउथ में अगर हम बात करें तो कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, फिर नर्मदा, तापी, इतनी सारी रिवर्स है। तो फिजियोग्राफी ही कुछ ऐसी है कि पानी का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, लेकिन दिस इज बिकॉज ऑफ फिजियोग्राफी। ओके, many rivers merge with other rivers and empty their water into sea। ये तो 9th में अपने ने देखा था ड्रेनेज सिस्टम कि बहुत सारी रिवर्स और उनकी स्ट्रीम एक दूसरे से मिलती है, सारी रिवर्स इकट्ठा होके कहाँ पे ड्रेन हो जाती है, सी में ड्रेन हो जाती है। नाउ विद द आइडिया ऑफ दिस वाटर मे बी हार्नेस फॉर वेरियस पर्पसेस, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आर प्लान ऑन मैनी रिवर्स। तो बहुत सारी रिवर्स पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को प्लान किया जाता है, जिसका रीजन, अच्छा, फ्लड कंट्रोल करने में भी ये काम आता है। मान लो जो नदी का स्तर है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो रिवर जो लेवल है उसका वो बढ़ गया, जिससे फ्लड आने के चांसेस है। तब क्या किया जाता है कि रिवर वाटर को हम डैम्स में जाने देते हैं, जिससे फ्लड के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, सो अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मीन्स टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ रिवर वैलीज। रिवर वैलीज से सिचुएटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इसका मतलब होता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, तो जब आपको डेफिनेशन पूछेगा तो ये दोनों पॉइंट लिखने हैं। पहला, इट इंक्लूड्स फ्लड कंट्रोल, जैसे कि मैंने अभी बताया, क्योंकि रिवर वाटर डाइवर्ट किया जा सकता है। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, फ्लड से सॉइल इरोजन भी होता है, तो अगर फ्लड कंट्रोल हुआ तो सॉइल इरोजन भी कम हो जाएगा। वाटर फॉर ड्रिंकिंग और इरिगेशन, क्योंकि स्टोर कर रहा है। फिर इंडस्ट्रीज के लिए भी वाटर प्रोवाइडेड टू सेटलमेंट, यानी कि आसपास के जो गांव है या शहर है वहां पे वाटर सप्लाई करने का काम। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का, अभी मैंने बताया आपको। देन इंटरनल वाटर ट्रांसपोर्टेशन, अंदर ही अंदर अगर वाटर ट्रांसपोर्ट करना हो, जैसे ये कैनाल उधर जाके अगर खुलेगी तो 2 विलेजेस या 2 स्टेट्स को काम लग सकती है, इस तरीके से। फिर एंटरटेनमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, अब जानवरों को भी तो पानी चाहिए, इसलिए ये रिवर के आसपास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भी हो जाता है। एंड द डेवलपमेंट ऑफ फिशरी एक्सेट्रा, फिशरी का डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो अगर फिशरी अच्छे से डेवलप हो जाए तो फार्मर के पास इनकम का एक दूसरा ऑप्शन भी आ जाएगा। तो इतने सारे काम एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कर सकता है। नाउ ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, आपको सारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और उनके स्टेट्स टू बी बेनिफिटेड याद रखने हैं। ये क्या है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम है, वो किस रिवर पर है, और इन्होंने कौन कौन से स्टेट्स को बेनिफिट पहुंचाया है, या ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस स्टेट के लिए है, तो वो यहाँ पे लिखा है। ओके, आपको स्टेट या रिवर कुछ भी पूछ सकता है, और स्टेट से ज़्यादातर 1 मार्क जो आंसर इन 1 वर्ड आते हैं ना उसमें पूछता है। चलो पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहला है भाखरा नंगल डैम, कहाँ, कौन सी रिवर पर है, सतलुज। स्टेट्स पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, डन है। सेकंड, कोसी प्रोजेक्ट का नाम, रिवर कोसी, स्टेट बिहार, कोसी, कोसी बिहार। दामोदर वैली, दामोदर, स्टेट झारखंड, वेस्ट बंगाल। ओके, चलो। हीराकुंड कहाँ पर, महानदी तो है बहुत फेमस, हीराकुंड महानदी, उड़ीसा। फिर चंबल वैली, चंबल, मध्य प्रदेश और राजस्थान। देन नागार्जुन सागर, कृष्णा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट कृष्णा रिवर पर है और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट को बेनिफिट करता है। कृष्णराज सागर कौन सी रिवर, कावेरी रिवर, और स्टेट है कर्नाटका और तमिलनाडु। नाउ तुंगभद्र प्रोजेक्ट का नाम है, रिवर का भी नाम तुंगभद्र है, और
स्टेट है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। फिर नर्मदा वैली यानी कि सरदार सरोवर, ये तो अपने को पता ही है। नर्मदा स्टेट कौन से आ गए? एमपी, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। 4 है, याद रखना, एमपी, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। तीनों गुजरात के हैं लास्ट वाले। कनाडा वनकबोरी कहाँ पर है? महिसागर रिवर पर है और गुजरात को बेनिफिट करता है, ये इंटरनल है। फिर उकई काकरा पर, ये तापी पर है और गुजरात को बेनिफिट करता है। और धरोई ये साबरमती रिवर पर है और बेनिफिट स्टेट कौन सा हो गया? गुजरात हो गया। ठीक है, ये तो आपको आसानी से लर्न हो जाएंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, रिवर्स के साथ साथ आपको स्टेट बेनिफिटेड भी याद रखने हैं। चलो, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया अंडर इरिगेशन। इरिगेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे इंडिया में वो बहुत ही अनइक्वल है। कहीं पर बहुत अच्छा इरिगेशन सिस्टम है तो कहीं पे बहुत ही ज़्यादा कम। कुछ एरिया सिर्फ और सिर्फ रेन वाटर पर ही डिपेंडेंट है। तो वही हम देखेंगे यहाँ पर, देयर इज डिफरेंस रिगार्डिंग द एरिया अंडर इरिगेशन इन एवरी स्टेट। हर एक स्टेट में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जो नाम है वो पढ़ लेते हैं पहले। कोस्टल डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश। फिर डेल्टा रीजन जो हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी उड़ीसा में, फिर कावेरी तमिलनाडु में, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, ये सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पे इंटेंसिव इरिगेशन, इंटेंसिव यानी कि बहुत ही अच्छा इरिगेशन फैसिलिटी इन सारे स्टेट्स में है। रीजन क्या है? डेल्टा के पास है, ठीक है, गंगा रिवर के पास है, रिवर बेसिन के पास है। ये रीजन है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा इरिगेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस द इरिगेटेड एरिया इन इंडिया हैज इंक्रीज। अब इंडिपेंडेंस के बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो बिना इरिगेशन के तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसलिए जो इरिगेटेड एरिया था वो 4 गुना बढ़ गया। याद रखना, इरिगेटेड एरिया इंक्रीज 4 टाइम्स। इरिगेशन इज प्रैक्टिस इन अबाउट 38% ऑफ नेट सोन एरिया, यानी कि हमारा टोटल एग्रीकल्चर लैंड जितना है उसमें से 38% में इरिगेशन की फैसिलिटी है। अब यहाँ पे कुछ डेटा है, ओके, डिफरेंस देखने को मिलता है। ये वाला देखो, मिजोरम में कितना एरिया अंडर इरिगेशन है? तो ओनली 7.3%। इन मिजोरम 7.3% एरिया ऑफ द टोटल एरिया सोन इज अंडर इरिगेशन। मिजोरम में ओनली 7.3%। और उसी के अपोजिट अगर हम देखें तो पंजाब में 90.8%। ठीक है, दोनों याद रखना, 7.3% मिजोरम में और 90.8% पंजाब में। There is vast difference between the total area under irrigation with the total area sown। लेकिन फिर भी देखो, अभी यहाँ पे हमने देखा ना कि जितना एरिया सोन है उसमें सिर्फ 38%, अभी भी हमको बहुत ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी की ज़रूरत है। फिर मोर देन 40% एरिया ऑफ द टोटल एरिया सोन इज अंडर इरिगेशन इन पंजाब। अब टोटल एरिया सोन, उसमें से 40% से ज़्यादा एरिया में जहाँ इरिगेशन है वो कहाँ पर है एरिया? वो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और मणिपुर में है। तो 40% से ज़्यादा इरिगेशन वाला जो ज़मीन है वो मिलेगी आपको जम्मू कश्मीर, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और मणिपुर। क्लियर हुआ इतना? तो यहाँ से डिफरेंस तो साफ देखने को मिल रहा है कि हर एक स्टेट में इरिगेशन जो है वो अनइक्वल है, बहुत ही ज़्यादा अनइवन है। अब हम बात करेंगे वाटर क्राइसिस की। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर क्राइसिस होता है। वाटर क्या है? एक नेचुरल गिफ्ट है, किसी ने बनाया तो नहीं है। सो वाटर शॉर्टेज इज कॉन्स्टेंटली इंटेंसिफाइड, यानी कि ये प्रॉब्लम धीरे धीरे और बढ़ती ही जा रही है ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ग्रेन्स। अब ग्रेन्स की डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ रही है। अब फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो वाटर की डिमांड बढ़ रही है। तो पहला रीज़न क्लियर हुआ। दूसरा क्या है? कैश क्रॉप्स की भी डिमांड बढ़ रही है। क्यों? अब डेवलपमेंट भी तो हो रहा है, तो इंडस्ट्रीज अगर डेवलपमेंट होंगी तो उनका रॉ मटेरियल होता है कैश क्रॉप, तो कैश क्रॉप की डिमांड बढ़ रही है। अगेन उसका प्रोडक्शन करने के लिए वाटर की डिमांड बढ़ रही है। और दूसरा डोमेस्टिक यूज़ की भी जो डिमांड बढ़ रही है, पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, तो डोमेस्टिक यूज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा वाटर का। The position of water supply and the inequality in the local distribution are challenges to the human interest, livelihood and economic development। अब दिक्कत क्या है कि वाटर की डिमांड बहुत ज़्यादा है पर सामने से उतना सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इट इज़ हिंड्रेंस टू अवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लाइफस्टाइल और ह्यूमन इंटरेस्ट। ओके, चलो
Nowadays, the water crisis is an alarming stage in arid region, खासकर वेस्टर्न राजस्थान की बात करें एंड द इंटीरियर एरिया ऑफ सदर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये कुछ ऐसी रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्यूट शॉर्टेज है वाटर का। द क्वालिटी ऑफ वाटर हैज़ डिटेरिएटेड इन मैनी विलेजेस एंड सम टाउन्स। अब जहाँ पर पानी है वो भी पीने लायक नहीं है, उसकी जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है। रीज़न क्या है? क्योंकि इंडस्ट्रीज अपना पूरा केमिकल वेस्ट नदियों में ऐसे ही ड्रेन कर देते हैं। अभी जो एग्जाम्पल हम देखें तो यमुना का एग्जाम्पल है, रिसेंट पूरा फोम हो गया था यमुना रिवर में जस्ट बिकॉज ऑफ केमिकल, तो वो इसका एग्जाम्पल है। और इसकी वजह से बहुत सारी वाटर बोर्न डिसीजेस भी स्प्रेड हो सकती हैं। कौन कौन सी वाटर बोर्न डिसीजेस? जैसे हिपेटाइटिस ए, फिर जॉन्डिस, ओके, कॉलेरा, ये सारी ऐसे डिसीजेस हैं जो पानी की वजह से होती हैं। ठीक है। कंटेमिनेटेड वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर पोर्टेबल वाटर इज द बेसिक नीड। लाइफ की बेसिक नीड, यानी कि हमको सिर्फ पीने लायक पानी चाहिए, इतना लाइफ का बेसिक नीड है। अपार्ट फ्रॉम द अटेम्प्ट्स मेड ऑफ टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर, देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन द डिमांड ऑफ वाटर एंड इट्स सप्लाई। तो पूरी कोशिश की जाती है कि बेसिक नीड पोर्टेबल वाटर की पूरी हो जाए, लेकिन फिर भी जो डिमांड है वाटर की वो इतनी ज़्यादा है कि सामने से उतना सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम है वाटर क्राइसिस वो बढ़ता ही जा रहा है। Now, even today there is severe shortage of drinking water in India के 8% टाउन्स में ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज है। इट नीड्स टू बी डन टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू अबाउट 50%, और 50% विलेजेस इंडिया के ऐसे हैं जहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। There has been a large increase in irrigation facilities in India. However, अब irrigation facilities हमने देखा कितना, वो 4 times इरिगेटेड एरिया बन गया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कितना एग्रीकल्चर रेन पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि सिर्फ 38% एरिया में अगर इरिगेशन होगा तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी उसको हमको और इम्प्रूव करना है। इन रिसेंट टाइम ग्राउंड वाटर लेवल हैज़ गॉन डाउन कंसिडरेबली ड्यू टू मोर एंड मोर वाटर इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। अभी हमने देखा ना कि बेस्ट सोर्स या सबसे मेजर सोर्स किसका? इरिगेशन के लिए लोग क्या यूज करते हैं सबसे ज्यादा? वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। और वेल एंड ट्यूबवेल्स में पानी कहाँ से आता है? ग्राउंड वाटर ही तो होता है। तो ये लोग इतना ज्यादा इनके थ्रू ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल भी कम होने लगा है। देखो, एज अ रिजल्ट ग्राउंड वाटर जो है रिसोर्स वो कम हो रहे हैं। द कंट्री इज फेसिंग सीवियर प्रॉब्लम्स एज सम स्टेट्स, कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं कि वो जरूरत से ज्यादा, यानी कि बहुत ही एक्सेस अमाउंट में ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सीरियस प्रॉब्लम लाइक रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ वाटर एंड इंक्रीजिंग स्कैर्सिटी हैज टू बी फेस्ड। अगर ऐसे ही चलता रहा, केमिकल भी ड्रेन करना है, जरूरत से ज्यादा पानी भी एक्सट्रैक्ट कर लेना है, तो क्वालिटी तो बिगड़ रही है और सामने से स्कैर्सिटी भी हो रही है। एग्रीकल्चर के अलावा वाटर इस्तेमाल होता है इंडस्ट्रीज में इन अनकंट्रोल्ड क्वांटिटी, कोई भी लिमिट नहीं है कि कितना यूज कर सकते हो। फिर ड्रेन करना है जहाँ पे वाटर को, उसके रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, पर वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं है कि वो उनको फॉलो करें। मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर पोल्यूटेड वाटर ऑफ डोमेस्टिक यूज, इंडस्ट्रीज और हम, ये देखो लोगों की वजह से और इंडस्ट्रीज की वजह से ही वाटर पोल्यूट होता है। और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होती है? एक्वेटिक लाइफ को, पूरी एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाती है। तो अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। वी ऑल नो दैट द अवेलेबल वाटर इज इन लिमिटेड क्वांटिटी। देखो, जो पानी है वो लिमिटेड है और ऊपर से उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, कहीं पे बिल्कुल कमी नहीं है तो कहीं पे बहुत ज्यादा है। अलॉन्ग विद दिस देयर इज प्रॉब्लम ऑफ वाटर पोल्यूशन, और उसमें ऐड कर दो क्वालिटी ऑफ वाटर, वो भी कम होती जा रही है ड्यू टू वाटर पोल्यूशन। दिस इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू कंजर्व वाटर। वाटर इज सच अ रिसोर्स विच इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिना पानी के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये कैसा है? डायरेक्ट रिलेट करता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो रेमेडीज टू कंजर्व वाटर आर टू बी डन एट डिफरेंट स्टेजेस, और ये जो वाटर रिसोर्सेज को मेंटेन करने का काम है इसी को कहा जाता है वाटर कंजर्वेशन। द मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज इज नोन एज वाटर कंजर्वेशन। सम जनरल रेमेडीज ऑफ वाटर कंजर्वेशन आर एज फॉलोज। मोर कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्वायर्स फॉर वाटर स्टोरेज,
क्या करना है, बहुत सारे रिजर्वायर्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। इसमें क्या होता है कि बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है तो वाटर स्टोरेज हो सकता है। दूसरा, कनेक्टिंग टू रिवर बेसिन्स एंड ब्रिंगिंग द ग्राउंड वाटर एट हायर लेवल। 2 रिवर बेसिन को कनेक्ट करना है ताकि वो एक जगह कनेक्ट होके उससे हम काफ़ी सारे काम कर सके, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, फिर वाटर का सप्लाई हो गया, ये सारी चीज़ें। और ग्राउंड वाटर लेवल कैसे बढ़ाएंगे, रेन फिल्टरेशन से और ग्राउंड वाटर को कम एक्सट्रैक्ट करने से हम वाटर लेवल को थोड़ा ऊपर ला सकते हैं। और वाटर कैसा है, एक नेशनल रिसोर्स है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10th GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीज़ें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। नाउ वाटर शेड डेवलपमेंट। अब वाटर शेड क्या होता है, तो एक ऐसा लैंड जहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं और वो सब इकट्ठा एक जगह आकर मिलती हैं, फिर ऐसा एक और लैंड होगा, ऐसा एक और लैंड, तो इन सबको मिला देंगे तो ये हो जाएगा पूरा वाटर शेड मैनेजमेंट, पूरा वाटर शेड सिस्टम। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये कोई गांव है। अब आपको पता है कि खेत में ना स्ट्रीम्स होती हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स, तो सारी स्ट्रीम्स गांव की आके एक दूसरे से मिलती हैं और फिर ये सब इकट्ठा होके एक रिवर से जाकर मिल जाती हैं। इसको हम बोलते हैं वाटर शेड। अब ये एक गांव ऐसा, दूसरा, तीसरा गांव ऐसा सब मिला दो, पूरा एक स्टेट मिला दो, पूरा डिस्ट्रिक्ट मिला दो, तो इन सब का जो वाटर शेड होता है वो सब मिलकर क्या बनता है, वाटर शेड मैनेजमेंट। ओके, इसको बोलते हैं वाटर शेड डेवलपमेंट। इससे क्या होता है कि जितना भी रेन वाटर है वो वेस्ट नहीं होता, सारा स्ट्रीम्स में जाता है, फिर स्ट्रीम्स जो है वो एक जगह पे सब ड्रेन हो जाती है, फिर वो पानी आगे जाके नदी में जाता है। इस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं वाटरशेड डेवलपमेंट। एक तरीके से मान लो बेसिन ही है, हमने 9th में पढ़ा था, जैसे ये गंगा है तो इसमें ऊपर की जो स्ट्रीम्स है नॉर्थ से जो आ रही है ट्रिब्यूटरीज, गागर, गंडक, कोसी, ठीक है, और नीचे से चंबल, बेतवा, सोन, तो ये जो पूरा बनेगा इसको बोलते थे हम रिवर बेसिन, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सारी स्ट्रीम्स मिलकर एक जगह इकट्ठा हुई रिवर में और फिर रिवर का पानी एट द एंड सी में ड्रेन हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, वाटरशेड। Now, it is a natural unit and it is used for synthesized development in smaller natural units according to convenience। अपने convenience के हिसाब से water यानी कि रेन वाटर को हार्वेस्ट करना। यहाँ पे एक गांव है, इन्होंने स्ट्रीम्स बनाई होगी, फिर एट द एंड ये जगह है जहाँ पे सारा पानी इकट्ठा होता है, फिर अगर वो ओवरफ्लो हो गया तो फिर रिवर में चला जाएगा, पानी वेस्ट नहीं होगा। तो स्मॉल नेचुरल यूनिट से ये बनता है। A river basin is such an area wherein the water of river along with the water of its branches form a watershed। ये भी तो वही है कि सारी ट्रिब्यूटरीज रिवर को मिल रही है और रिवर आगे जाके सी को मिल जाएगी, तो ये भी एक वाटरशेड ही हुआ, नेचुरल। सो a watershed region is ultimately a river basin only। तो watershed region क्या होता है, एट द एंड रिवर बेसिन ही होता है। The water during the rainy season flows forward and finally meets any river। हर एक जगह पर जैसे कि लेक्स हो गए, रिवर, पॉन्ड्स, वो सब भर जाती है, जब ओवरफ्लो हो जाएंगे तो उनका पानी नदियों में जाता है, फिर नदियों का पानी समंदर में जाता है। तो ये जो पूरा है इसको बोलते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट। द डेवलपमेंट ऑफ वाटरशेड इज एन ओवरऑल अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। इट इंक्लूड्स, अब इसमें क्या क्या आते हैं, देखो पानी स्टोर हो रहा है तो उससे हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि सॉइल एंड ह्यूमिडिटी कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्व कैसे होगी,
सबसे पहले तो फ्लड नहीं आ रहा है तो सॉइल इरोड नहीं होगा, और पानी की वजह से ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी, वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम कम हो सकती है, ट्री प्लांटेशन के लिए भी पानी चाहिए, फॉरेस्टेशन के लिए भी चाहिए, हॉर्टिकल्चर क्या होता है कि फ्रूट्स, फ्लावर्स, इन सब का प्रोडक्शन, वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ पास्चर लैंड यानी कि ऐसी ज़मीन जो सूखी पड़ी है तो उसके लिए भी इस्तेमाल होगा, देन रिन्यूअल ऑफ कलेक्टिव रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज का रेनोवेशन के लिए भी। नाउ इन ऑल दिस प्रोग्राम द लैंड कैपेबिलिटी एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल हैव टू बी कंसिडर्ड। लैंड कैपेबिलिटी यानी कि किस ज़मीन को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं वो देखा जाता है। दूसरा, वहाँ के आसपास के लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, उसके हिसाब से ही सारे प्रोग्राम लिए जाते हैं। इट नीड्स दी पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट करे ऐसा समझोगे तो पॉसिबल नहीं है, लोकल पीपल का सपोर्ट होना ही चाहिए। मैनी स्कीम्स आर प्लान बाय द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हर तरीके से गांव में आपने देखा कितनी सारी स्कीम्स लेकर आती है ताकि जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है यानी कि वाटर वो बचा रहे। अब हम बात करेंगे दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सारा जो बारिश का पानी है उसको हमको कंजर्व करना है। स्पेशल मेथड टू कलेक्ट द रेन वाटर एंड कंजर्व, उसमें क्या क्या होता है रेन वाटर में कंजर्वेशन में, तो वेल, स्मॉल डैम्स, खेत, तालावड़ी यानी कि पॉन्ड्स, तो ये सब जब बनाते हैं हम वेल, डैम्स या फिर पॉन्ड्स, इसमें क्या होता है सारा बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। वाटर इज कंजर्व थ्रू दीज मीडियम्स, दिस ऑल्सो रेजेस द ग्राउंड वाटर लेवल। अब देखो सबसे पहले क्या होता है, जैसे पॉन्ड है तो वो पॉन्ड कब भरेगा, जब धीरे धीरे करके उसमें जो ग्राउंड वाटर है वो भी पर्कुलेट होता जा रहा है और पॉन्ड भी भरता जा रहा है। तो यहाँ पे दो काम होते हैं, ग्राउंड वाटर भी इंक्रीज होता है और पॉन्ड तो भर ही रहा है। वेल्स में भी ऐसा होता है, ठीक है। नाउ दिस में फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक यूज एंड एग्रीकल्चर, इससे कम से कम डोमेस्टिक यूज का रिक्वायरमेंट पूरा हो सकता है और एग्रीकल्चर का भी, रेन वाटर को स्टोर करने से। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्यों किया जाता है, हम क्यों रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहला रीजन यहाँ पे क्या देके रखा है, टू इंक्रीज द कैपेसिटी टू कंजर्व द ग्राउंड वाटर एंड इंक्रीज द अंडरग्राउंड वाटर टेबल। तो अंडरग्राउंड वाटर को इंक्रीज करने के लिए हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करते हैं, क्योंकि क्या होता है धीरे धीरे करके जो सॉइल है, जो पहली लेयर है वो वाटर को पर्कुलेट करती रहती है थ्रू वेल, ट्यूबवेल्स। दूसरा है वाटर पॉल्यूशन कम हो, फिर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर। अब ग्राउंड वाटर क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी, फिल्टरेशन मेथड से। उसमें क्या होता है कि जितना भी बारिश का पानी है उसको फिल्टर करके फिर पॉन्ड में या फिर एक गड्ढे में डाल दिया जाता है, तो पानी धीरे धीरे पर्कुलेट होता रहता है, तो जिससे ग्राउंड वाटर की जो क्वालिटी है वो बनी रहे। टू सेव द लैंड रूट्स फ्रॉम वाटर लॉगिंग, ये देखो वाटर लॉगिंग क्या है कि रोड ब्लॉक हो जाती है, पानी वानी भर जाता है रेन वाटर की वजह से। लेकिन अगर पूरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो हमारे पास प्रॉपर, कि अगर ज़्यादा बारिश होगी तो वो पानी कहाँ इकट्ठा होना चाहिए, तो ये सिचुएशन नहीं आएगी। रिड्यूस द रन ऑफ सरफेस वाटर, सरफेस वाटर का रन ऑफ भी कम करने के लिए ताकि सॉइल इरोजन ना हो। फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ डोमेस्टिक यूज, समर के टाइम पे जब बारिश नहीं है, ठीक है, समर के टाइम पे जितना भी ड्यूरिंग लॉन्ग डे ड्राई या फिर बारिश नहीं हुई तो जो पानी हमने पहले स्टोर करके रखा होगा वो हम काम लगा सकते हैं। फुलफिल द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वाटर, अब एक बार अच्छे से बारिश हो गई और वो पानी अगर हमने हार्वेस्ट कर लिया तो उससे हम डोमेस्टिक डिमांड को भी पूरा कर सकते हैं, जो कि अभी इंक्रीज ही होती जा रही है। मेक मैनेजमेंट टू स्टोर रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स इन मल्टी स्टोरी रेसिडेंस। अब मल्टी स्टोरी रेसिडेंस यानी कि जो छत होती है, छत में पानी बारिश का पानी आता है तो वो कहाँ कलेक्ट होगा, ऐसा टैंक बनाना होता है। इन लार्ज सिटीज और अरेंजमेंट शुड बी मेड सो दैट द वाटर पर्कुलेट्स इन द ग्राउंड। और ऐसे काफ़ी सारे लोग करते भी हैं कि टेरेस में बारिश का पानी आके एक जगह पे, एक टैंक पर पूरा इकट्ठा हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, चलो नाउ इसमें आपको विलेज का नाम याद रखना है, पूछा जाता है। वाटर ऑफ द विलेज, वाटर एट द बॉर्डर ऑफ द विलेज एट द बॉर्डर, यानी कि पूरे विलेज में जितना भी पानी है वो विलेज में ही रहा और विलेज वालों मतलब गांव वालों ने ही अच्छे से इस्तेमाल किया। नाम क्या है, बेड़ाज विलेज, याद रहेगा, बेड़ाज विलेज। सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम बाय वाटर स्टोरेज, तो बेड़ाज विलेज ने अपनी वाटर प्रॉब्लम वाटर स्टोरेज से सॉल्व की। किस तरीके से, इन्होंने क्या किया, ये पूरा मैं रीड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बता दे रही हूँ इसमें क्या है। ये जो विलेज है ये अरावली डिस्ट्रिक्ट में है और इन्होंने क्या किया कि डिसाइड किया था कि जो गांव का पानी है वो गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए, और ऐसे करके इन्होंने कितना पानी कंजर्व कर लिया,
2.25 करोड़ लीटर्स या फिर 2 लाख क्यूबिक मीटर्स का जो पानी है वो इन्होंने कंजर्व कर लिया ना। अब हुआ किया कैसे इन्होंने, 7 बीघा, जैसे हेक्टर होता है जमीन को नापने का एक यूनिट, तो गांव में बीघा बोलते हैं, तो 7 बीघा जमीन पर 20 से 22 फीट का एक गड्ढा खोदा, तो सारा बारिश का पानी पहले तो वहां इकट्ठा हो गया और ग्राउंड वाटर इंक्रीज होगा धीरे धीरे, वो तो अलग। दूसरा, 10 चेक डैम बनाए, 11 फार्म पॉन्ड्स बनाए इन 25 हेक्टर। फार्म पॉन्ड्स कितने बनाए, 11, कितने हेक्टर में, 25 हेक्टर में। पाइपलाइन बनाई 10 हेक्टर में, डीप फ्लग स्मॉल डैम्स, फिर छोटे छोटे डैम्स का भी कंस्ट्रक्शन किया। तो सोचो इतना सारा इन्होंने अरेंजमेंट किया था रेन वाटर को कंजर्व करने का, रेन वाटर को स्टोर करने का, जिसकी वजह से अबाउट 2 लाख क्यूबिक मीटर ऑफ रेन वाटर वॉज स्टॉप्ड एंड स्टोर्ड। तो 2 लाख क्यूबिक मीटर ऑफ रेन वाटर इन्होंने इकट्ठा कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पे वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी तो एग्रीकल्चर में भी दिक्कत होती थी, इसलिए इन्होंने ये चीज डिसाइड करी। और जब ये इकट्ठा हो गया इसके बाद 154 बीघा ऑफ लैंड इन बेडाज गॉट न्यू फैसिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई। 154 बीघा में पूरी इरिगेशन फैसिलिटीज मिल गई और इन्होंने वाटर स्टोरेज कैपेसिटी अपनी 20 to 30% इंक्रीज कर दी। और आज इनका एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। देखो यहाँ पे लिखा है कि जायद क्रॉप्स आर रफलिंग इन 136 बीघा ऑफ लैंड ऑफ बेडाड विलेज इन मेघराज। तो ये है एक एग्जाम्पल दिया जाता है वाटर कंजर्वेशन में बेडाज विलेज का, अरावली डिस्ट्रिक्ट में। ओके, चलो फिर है पॉइंट्स टू बी कंसिडर फॉर वाटर मैनेजमेंट। क्या क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो गार्डन, व्हीकल, टॉयलेट्स या वॉश बेसिन, इन सबको जब हम साफ करते हैं तो पानी का बहुत ही इकोनॉमिकली यूज करना है, यानी कि कम। ध्यान से पब्लिक अवेयर होनी चाहिए कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है और वो कितना स्केर्स है। ओके, नाउ पार्टिसिपेशन इन वाटर कंजर्वेशन एंड स्किल मैनेजमेंट। लोगों को वाटर कंजर्वेशन पता ही नहीं है कि क्या है, तो उन लोग को पहले सिखाना है, वो अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये जो रिसोर्सेज की आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा कमी होने वाली है, तो स्किल मैनेजमेंट टू कंजर्व वाटर आना ही चाहिए। इफ पॉसिबल यूज वाटर को रिसाइकिल करो, अगर पॉसिबल है तो सेव द रिजर्वायर फ्रॉम पॉल्यूशन। और रिजर्वायर जहाँ पे हम पूरा वाटर स्टोर करते हैं रेन वाटर को, उसको पॉल्यूशन से बचाना है। अगर पॉल्यूट हो गया तो हमारी मेहनत किसी काम की नहीं। देन इंक्रीज द यूज ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लाइक वेल, ट्यूबवेल्स और खेत तालावड़ी, इन सब का इस्तेमाल बढ़ा देना है। कीप अ वॉच ऑन दोज यूनिट्स, जहां जहां ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जो लोग ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर नजर रखनी। नजर रखने का मतलब ये कहीं वो जरूरत से ज्यादा पानी तो एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वरना ग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। प्रिवेंटेड डिटेरिएशन ऑफ वाटर स्टोरेज यूनिट्स एंड रिपेयर द डैमेज पाइपलाइंस। अब देखो डैमेज, जब पाइपलाइन टूट जाती है ना, आपने देखा हो पूरे रोड पर पानी पानी हो जाता है और कितना पानी वेस्ट होता है। तो इसलिए जो पाइप डैमेज है उनको रिपेयर करना है, और वाटर स्टोरेज यूनिट्स में भी अगर कुछ लीकेज है तो उसको बचा लेना है, ठीक है, रिपेयर करके। देन यूनिफॉर्म स्टेप कैन बी अप्लाइड। ये सारे स्टेप्स जो यहाँ पे दिए गए हैं ये क्या है, वाटर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। अब लास्ट है अपना यूनिफॉर्म स्टेप कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर एवरीवेयर। ये बात सही है कि हर जगह अगर आप एक तरीका बता देते हो कि ऐसे करके हमको वाटर मैनेजमेंट करना है, लेकिन क्या वो तरीका हर जगह, हर एरिया में, हर स्टेट में काम आएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सबकी फिजियोग्राफी अलग है, कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे बहुत कम होती है। तो एक तरीका हर जगह अप्लाई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमको वहाँ के क्लाइमेट और फिजियोग्राफी के हिसाब से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सो लोकल पीपल शुड बी इंक्लूडेड। अब हम तो ज़्यादा जानते नहीं है, जो लोग जहाँ रहते हैं उनको उनकी जगह की ज़्यादा जानकारी होती है, इसलिए उनकी मदद से ही हम वाटर मैनेजमेंट उनके एरिया में कर सकते हैं। ड्यू टू कोऑपरेशन फॉर द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। नाउ whether the rainfall occurs or not, the water crisis is pending on us. Whether it is a farm or a water place in the house, we have to conserve every drop of वाटर। देखो बारिश हो या ना हो, लेकिन आज हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहां पर हमको वाटर क्राइसिस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन और दूसरा अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी वजह से वाटर की शॉर्टेज आने वाले टाइम पे आने ही वाली है। इसलिए हमको हर एक बूंद की कदर होनी चाहिए। एवरी ड्रॉप मैटर्स, ठीक है, इसलिए बोलते हैं वाटर इज लाइफ। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर 11 खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।